हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लास्ट सेशन में हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पावर्स की थी एंड आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट जो इंडियंस को मिला था वो था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसके रिगार्डिंग करेंगे कि 1935 के एक्ट के थ्रू कैसे ब्रिटिशर ने इंडियन को ऑटोनॉमी दी थी। जो हम डिमांड कर रहे थे सेल्फ गवर्नमेंट की, उसके लिए पहले प्रोविंसेस में इस मॉडल को अडॉप्ट किया गया था। तो पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये है क्या? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मीनिंग जो प्रोविंसेस हैं जिसको आज के टाइम में हम स्टेट कहते हैं, उन प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी खुद रूल करने की अथॉरिटी मिल जाती है। इसी को ही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहा जाता है। इट मीन्स इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द प्रोविंसेस विदाउट एनी आउटसाइड कंट्रोल। बिना किसी बाहर के कंट्रोल के हम अपना मैनेजमेंट है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, खुद ही रन कर रही हैं। इसके लिए हमको पता है कौन से लॉ चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग खुद ही लॉ बनाते हैं। तो जो भी प्रोविंशियल लिस्ट थी, क्योंकि सब्जेक्ट्स की डिवीज़न होती है जिसमें पहले आती है सेंट्रल लिस्ट, फिर प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो भी प्रोविंशियल लिस्ट थी, इन सब्जेक्ट्स को हैंड ओवर कर दिया जाता है टू द मिनिस्टर्स। एंड जो मिनिस्टर हैं, लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, इनको आम लोग इलेक्ट करते हैं एंड जो उनको आंसरेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे आज के टाइम में हम ऑटोनॉमी के थ्रू रन हो रहे हैं, वैसे ही वहाँ पर प्रोविज़न की गई है कि जो प्रोविंसेस हैं इनको ऑटोनॉमी दी जाए, जो अपनी प्रोविंसेस के रिगार्डिंग खुद ही लॉ बनाएं। तो इनको फ्री कर दिया गया फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का इन पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। अब जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस का गवर्नर जनरल है, खुद ही लॉ बनाएगा। इस तरह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी एंड जो गवर्नमेंट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लेजिस्लेचर ऑफ द प्रोविंसेस। जितनी भी प्रोविंसेस हैं उनके लेजिस्लेचर में ही जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्टर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मीनिंग होता है कि हम अपना रूल खुद कर रहे हैं, कोई भी हमारे रूल में एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। जो वाइसराय है, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसकी इंटरफेरेंस को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन एक्चुअल में जो पोजीशन थी, क्या हमारी कंट्री में जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की हम डिमांड कर रहे थे वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई? तो वो सक्सीड नहीं होती है, जे फेल हो जाती है। तो पहले हम करते हैं जो भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है इसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फर्स्ट वन इज डायआर्की वाज अबॉलिश्ड फ्रॉम प्रोविंसेस। क्योंकि ये तो हम डिमांड कर रहे थे कि जितने भी प्रोविंसेस हैं इनमें डायआर्की सिस्टम है, इसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि हमने 1919 के एक्ट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया था एंड उसके बाद जो लिस्ट में सब्जेक्ट हैं वो डिवाइड कर दिए गए थे, ट्रांसफ़र लिस्ट एंड द रिजर्व सब्जेक्ट। तो इस तरह डायआर्की की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हम चाहते थे डायआर्की सिस्टम है जो ख़त्म होना चाहिए। डायआर्की सिस्टम है, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप डायआर्की सिस्टम है इसकी स्टडी भी कर सकते हैं। नंबर 2, डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनको 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट थी, इस कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर एंड प्रोविंसेस ये दोनों मिल के रूल बनाते हैं। इस तरह सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। नंबर 3, प्रोविज़न ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
फॉर द एडवाइस टू द गवर्नर। जैसे आज के टाइम में अगर हमारे प्रोविंसेस है, हमारे प्रोविंसेस में सभी पावर किसके पास होती हैं? गवर्नर के पास होती हैं। लेकिन गवर्नर क्या है? नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन उस टाइम जो गवर्नर था वो नॉमिनल हेड नहीं था, वो रियल हेड होता था। जो आज की प्रोविज़न है वही प्रोविज़न की गई थी कि इसकी हेल्प के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसको फॉर्म किया जाएगा, जिसमें सभी मिनिस्टर होंगे एंड जो लेजिस्लेचर में पार्टी विन करती है उस मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा उस प्रोविंस में, और उसके मिनिस्टर होंगे और वो एडवाइस देंगे गवर्नर को, और गवर्नर उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही लॉ फॉर्म करेगा। तो उस तरह प्रोविज़न हो जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क रिस्पॉन्सिबल बिफोर लेजिस्लेचर। ये कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मिनिस्ट्री है अपने हर एक एक्ट के लिए लेजिस्लेचर को जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इनको आंसरेबल होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, और जो अपना काम है हर एक काम के लिए इनको आंसर देना ही पड़ेगा। लेजिस्लेचर है वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इस तरह जो लेजिस्लेचर है उसको इतनी ज़्यादा पावर्स दे दी गई, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो भी पास किया जा सकता है। इस तरह लेजिस्लेचर को बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस दी जाती है जैसे आज के इंडिया में दी गई है। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स हैं इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रोविज़न होती है। इंडिया में तो भी यही है, आज भी जो मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मीनिंग क्या होता है? जितने भी मिनिस्टर्स हैं अगर लेजिस्लेचर में इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है वो किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं होता, सारे की सारी काउंसिल डिसमिस हो जाती है। तो इस तरह जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एक मिनिस्टर की वो आपस मिलके अच्छे से काम करेंगे। उनके आंसर हैं जो लेजिस्लेचर में पूछे जाते हैं सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी एक को डिसमिस ना कर पूरे काउंसिल को डिसमिस किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज एक्सपेंशन इन द पावर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है इसकी पावर्स को एक्सपेंड कर दिया गया। जैसे मिनिस्टर्स हैं वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, बजट के ऊपर उनका कंट्रोल हो गया। जो मिनिस्टर्स हैं इनकी लेजिस्लेचर के आगे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी लेजिस्लेचर कहेगी इनको ये मानना ही पड़ता है, अदरवाइज ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास कर देंगे। इस तरह लेजिस्लेचर को सुप्रीम है वो बनाने का काम 1935 के एक्ट के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ प्रोविंशियल सर्विसेज। जैसे हर एक स्टेट में स्टेट लेवल की पब्लिक सर्विस कमीशन होती हैं वैसे ही हर एक प्रोविंसेस में प्रोविंशियल सर्विसेज हैं इसकी प्रोविजन की जाती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है ये प्रोविंशियल सर्विसेज के थ्रू किया जाता है। तो ये बन जाती हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिसको पढ़ने के बाद लगता है सच में ही ब्रिटिशर ने हमको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी। जो ऑटोनॉमी आज के टाइम में हम स्टेट्स को मिली हुई है वैसी ऑटोनॉमी ब्रिटिशर ने उस टाइम 35 के एक्ट के थ्रू हर एक प्रोविंसेस को दी थी। लेकिन जो रियलिटी है रियलिटी बिल्कुल अपोजिट थी, जिस वजह से जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी एक तरह का मजाक ही था, क्योंकि एक्चुअल में किसी के पास ऑटोनॉमी होती नहीं थी। तो जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है इसकी क्या क्या कॉजेस हैं जिस वजह से जो जे फीचर है वो फेल हो जाती है, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की क्या क्रिटिसिज्म है, लिमिटेशंस हैं, और इसका मीनिंग बनता है कॉजेस ऑफ फेलियर, क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन। ये तीनों एक ही बात है, इसीलिए हम इन तीनों को एक ही हेडिंग में कवर करते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और क्रिटिसिज्म ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और लिमिटेशंस ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो आपको यही आंसर करना है। इसमें सबसे पहले आती हैं इंटरनल लिमिटेशंस और बाद में हम करेंगे एक्सटर्नल लिमिटेशन। तो 2 टाइप की लिमिटेशन थी जिस वजह से जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मॉडल है
ये फेल हो जाता है। इंटरनल लिमिटेशन, जो प्रोविंसेस को पावर्स दी गई थी इंटरनली, इनके ऊपर प्रोविंसेस के अंदर ही क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो इम्पोज की जाती हैं। नंबर 1, डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। जो प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस का हेड है गवर्नर, गवर्नर को लिमिटलेस डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई थी। जैसे हमने लास्ट सेशन में गवर्नर जनरल की पावर्स की थी, वैसे ही जो गवर्नर्स हैं, गवर्नर को सेम डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं। डिफरेंस ये है, जो गवर्नर जनरल है उसकी पावर सेंट्रल लेवल पर थी एंड जो गवर्नर है इसको प्रोविंसेस लेवल पर सभी पावर्स दी गई थी। यही जो मिनिस्ट्री है उसको अपॉइंट करते थे, लेजिस्लेचर है उसका सेशन है, सेशन को कब समन करना है, कब पोस्टपोन करता है, डिसीजन यही लेते थे। बिल को अप्रूव करना है, इसके ऊपर भी गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती थी। तो इस तरह जो गवर्नर था इसके पास वीटो पावर भी थी, जो क्या थी, लेजिस्लेचर के ऊपर एक लिमिटेशन का काम कर रही थी। नंबर 2, गवर्नर वाज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स की एडवाइस थी उनको मानने के लिए वो बाउंड नहीं था। हमने जी कहा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में जो मिनिस्टर्स कहेंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहती है, गवर्नर वो ही करता है। आज के टाइम में तो भी यही है, सभी के सभी डिसीजंस हैं वो लेजिस्लेचर लेती है एंड गवर्नर क्या कर देता है, उस पर अप्रूवल दे देता है। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, वो बाउंड नहीं होता था, जो भी मिनिस्टर्स ने कहा है वो उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन ले। नेक्स्ट इज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर। मीन्स जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है जिसको मिनिस्टर्स आंसरेबल हैं वो खुद किसके कंट्रोल के अंदर है, वो गवर्नर के कंट्रोल के अंदर ही काम कर रही है। इस तरह गवर्नर का जब कंट्रोल होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि ब्रिटिशर ने हमको ऑटोनॉमी दे दी। उन्होंने ऑटोनॉमी को सिर्फ एक मजाक बना दिया, सभी की सभी लिमिटेशंस हैं वो इम्पोज कर दी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पर। नेक्स्ट इज प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नर ओवर बजट। अगर बजट है, बजट को इंट्रोड्यूस करना है, उससे पहले गवर्नर की अप्रूवल लेनी है, उसके बाद ही बजट को लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो बजट पर भी किसका कंट्रोल हो गया, गवर्नर का हो गया। एंड जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने हमको क्रिमिनल रिप्रेजेंटेशन दी थी, तो उन्होंने हमको डिवाइड कर कर लेजिस्लेचर में भेज दिया। जब हम पहले से ही डिवाइडेड हैं तो वहां जाकर हम यूनिटी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ कैसे काम कर पाएंगे। तो क्रिमिनल रिप्रेजेंटेशन है, एक ही बहुत बड़ी लिमिटेशन लग जाती है जिस वजह से प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी नहीं मिल पाती है। एंड लास्ट वन इज गवर्नर कोड इशू ऑर्डिनेंस। अगर लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, अगर कोई भी लॉ बनाना है, गवर्नर अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंस है इसको इशू कर देता था, जो इमीडिएट लॉ बन जाता था और इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था। इस तरह गवर्नर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी। जो भी ये पावर्स हैं, जिस सभी पावर्स किसकी हैं, गवर्नर की पावर्स हैं। जो किस में होता था, प्रोविंसेस का गवर्नर होता था, वो इंटरनली पूरे के पूरे प्रोविंसेस को कंट्रोल कर रहा था। तो इस तरह गवर्नर किसका होता था, गवर्नर ब्रिटिशर होता था। कभी भी इंडियन को गवर्नर नहीं अपॉइंट किया गया था। तो जो गवर्नर होता था वो ब्रिटिशर के लिए ही काम करता था, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन थी। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लिमिटेशंस। मीन्स इंटरनल के बाद जो एक्सटर्नल है वहाँ पर भी लिमिटेशंस लगाई गई। मीन्स प्रोविंसेस से बाहर सेंटर है, सेंट्रल लेवल पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, वो क्या कर रहा है, लिमिटेशंस को इम्पोज कर रहा है। जैसे स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसके पूरी की पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मेंटेन करना है, हार्मनी क्रिएट करनी है, पीस मेंटेन करनी है, जो उसकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इस तरह जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है, लेजिस्लेचर की पावर्स को यूज करने पर लिमिटेशन बन जाती है। नेक्स्ट वन इज गवर्नर जनरल कोड इशू ऑर्डर्स टू द गवर्नर्स। मीन जो प्रोविंसेस के गवर्नर थे
उनको जे ऑर्डर इशू करते थे जिनको मानने के लिए गवर्नर बाउंड होता था। इस तरह गवर्नर जनरल की इंटरफेरेंस बहुत होती है, लेकिन हम तो जे मीनिंग करके आए हैं जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है आउटसाइड से किसी का कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन गवर्नर जनरल आउटसाइड हो गया, आउटसाइड द प्रोविंसेस, वो ही पूरा कंट्रोल कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रू गवर्नर। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑन द प्रोविंसेस ऑन द सेंटर। जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस की सेंटर पर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होती है, वो उन पर डिपेंड करती हैं। उनके जो इनकम के रिसोर्सेज थे बहुत ही ज़्यादा कम होते थे, तो वो क्या करती थी, सेंटर से ग्रांट्स की डिमांड करती थी। अगर सेंटर ग्रांट देगी तभी वो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं फुलफिल कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में हम कैसे मान सकते हैं कि प्रोविंसेस हैं उनको ऑटोनॉमी मिल गई। जब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ तो मुझको किस तरह से ऑटोनॉमी दी जा सकती है। जब मैं डिपेंड तो कर रही हूँ सेंटर पर, तो कैसे कह सकती हैं कि हमको इंडिपेंडेंसी मिल गई, हमको ऑटोनॉमी मिल गई। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग इमरजेंसी यूनियन लेजिस्लेचर could pass laws even about state subjects। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनके ऊपर भी यूनियन लेजिस्लेचर है लॉ बना सकती थी ड्यूरिंग इमरजेंसी। जो सेफ गार्ड्स एंड रिजर्वेशन की प्रोविजंस थी, इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर किसी प्रोविंसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो जाती है, इस टाइम सभी की सभी पावर्स हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी जाती हैं। इस तरह जो जे पावर्स थी इनको दे दी जाती हैं और इस तरह जो स्टेट है, स्टेट बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्रोविंसेस का एडमिनिस्ट्रेशन था इस पर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होता था। जो सिविल सर्वेंट्स होते थे उन पर जो यूनियन है उनके सिविल सर्वेंट्स या हाई ऑफिस पर काम करते थे, जो हर एक रिपोर्ट है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को देते थे। वैसे तो प्रोविंसेस लेवल पर प्रोविंशियल लेवल की जो सर्विसेज है इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन हर एक प्रोविंसेस में ऑल इंडिया सर्विसेज है उसके ही एम्प्लॉइज होते थे। एंड लास्ट वन इज कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ओवर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। जो गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं वो भी कौन प्रोवाइड कराता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही करवाता था। इस तरह गवर्नर को कंट्रोल कौन कर रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर रहा था। तो इस तरह इंटरनली एंड एक्सटर्नली जो ब्रिटिशर थी उनका ही कंट्रोल था, जिस वजह से जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो अच्छे से काम नहीं कर पाई थी। तो इस तरह जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मॉडल है वो फेल हो जाता है। तो इस मॉडल की कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी, जिस वजह से हम कह रहे हैं 35 का एक्ट हमारे लिए एक गिफ्ट था। तो जी इम्पोर्टेंस है, इस एक्ट के बाद ही जो इंडियंस हैं इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अराइज होता है। वो ये कहते हैं हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, हम सेल्फ रूल कर सकते हैं। एंड इस एक्ट के थ्रू जो इंडियंस की जो डिप्रेस्ड क्लास थी, जो इकोनॉमिक कंडीशन वर्स्ट थी, इसको वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। विद दिस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का टॉपिक है हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे ऑल इंडिया फेडरेशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।